प्री खत्म होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, गिव योर माइंड अ लिटिल ब्रेक, 2-3 दिन अनवाइंड कर लीजिए, डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू। उसके बाद गेट बैक टू स्टडीज़, प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स। डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स, इमीडिएटली गेट बैक टू योर स्टडीज़। 2-3 दिन अपना थोड़ा रिलैक्स होके एंड जैसे ही आपका प्रिलिमिनरी खत्म होता है ना, टेस्ट सीरीज उठा लीजिए और अपना सॉल्व करना शुरू कीजिए। मतलब देखो, प्रिलिमिनरी तो वो स्टेज है जो आपको मेंस तक लेके जाएगा, अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट मेंस। ठीक है, जो भी सारी मार धाड़ है वो मेंस में होनी है। आंसर राइटिंग की बहुत मस्त प्रैक्टिस करिए। योर टाइम मैनेजमेंट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली ऑन द टॉप ऑफ इट। 7 मिनट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, 7 मिनट ही लगा के चलना, ठीक है, 8 या 9 मत लगा के चलना, क्योंकि वहाँ आपका क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम जाता है, बीच बीच में वो शीट लेके आ जाते हैं, साइन करो, अंगूठा लगाओ, कुछ कुछ उसमें भी टाइम जाता है। और कई बार कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती हैं, जैसे एक हमारी मैम थी, वो बाकी क्लासरूम्स में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बेल बजने से पहले, सो दैट पीपल कुड फिल देयर नेम्स एक्सेट्रा। हमारे में एक मैम आई थी, वो तो पूरा वेट करके बैठी थी, जब बेल बजेगी तो वो आराम आराम से चली पेपर बांटने में उसके बाद बेल बजते भाग ली एकदम पेपर खींचने के लिए। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती है, यू माइट नॉट गेट टाइम। 7 मिनट अपना लगा के चलो, 7 मिनट में एक अच्छा सा आंसर आपको लिखना है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन बेस्ट फॉर्मेट रहता है, हर एक का यही ट्राई कीजिए। लेकिन लेट अस बी प्रैक्टिकल, आई विल टेल यू, कोई भी शायद ऐसा इंसान नहीं होता है जो 20 के 20 क्वेश्चंस में ये पूरा फॉर्मेट लगा पाए। तो इस तरीके से होता है जनरली कि लगभग 10-12 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे, इवन द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक अनुदीप। 10-12 अच्छे से किए होंगे, उसके बाद 5-7 ऐसे रहे होंगे जिसमें परहैप्स इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में से कुछ एक पार्ट मिस हो गया होगा, और फिर 2-3 तो आपके ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आपने डिट्टो छापा होगा कि ये मुझे आता है और ये लो। ठीक है, इतना टाइम नहीं बचता है कि पूरा स्ट्रक्चर करने का। तो ऐसे मोमेंट्स आएंगे, 7 मिनट अपना टारगेट रख के चलिए, और बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, मोर देन गिविंग द बेस्ट आंसर, योर फोकस शुड बी ऑन कंप्लीटिंग योर पेपर। दिस स्ट्रैटेजी हैज़ वर्क फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई कैन टेल यू। जो बहुत अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करते हैं ना, उन लोगों का नहीं हो पाता है पेपर पूरा। बजाय इसके जो अपना पेपर पूरा कराते हैं ना, आपने अगर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, आपने बहुत अच्छा भी नहीं किया है ना, ऑन एन एवरेज एग्जामिनर आपको 2-3 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी 4 मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो जस्ट इमेजिन, जो बहुत अच्छा भी अटेम्प्ट किया होगा ना, उसमें बहुत हाई जाने की चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया होगा, बट लेस लाइकलीहुड कि आपको एवरेज से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिल जाएँ। इसके बजाय आप अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इन कंप्लीटिंग अ पेपर एंड ट्राइंग टू गेन अ फ्यू मोर मार्क्स हियर एंड देयर। मेंस में तो आई टॉक्ड अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आई टॉक्ड अबाउट कंप्लीटिंग द पेपर इज मोर इम्पॉर्टेंट। देन यूज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, अब डायग्राम्स का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, नेशनल वाटर बेस पे आ गया, थोड़ा सा इंडिया का मैप बना के, इट हैज़ टू बी अ रफ काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा सा आप बना लोगे ना, वो थोड़ा सा अपना बनाते हैं कैनपी, अपना हेड, और वो आराम से आ जाएगा, 2-4 बार बना के देख लोगे तो झट से अपना 2-3 दिखा दो, नेशनल वाटर वे 1, हुगली 2, अपना जो भी है इलाहाबाद समथिंग समथिंग, नेशनल वाटर वे 2 उधर है ब्रह्मपुत्रा की तरफ, 3 इधर है, 2-3 वाटरवेज बना दो। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट ना भी होना, थोड़ा बहुत रिलेटेड हो डायग्राम, तो बना दो। डायग्राम ऑलवेज गिव्स यू ब्राउनी पॉइंट्स, इट गिव्स यू एडिशनल मार्क्स। ट्राई टू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। कहीं कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करनी हो ना, IBC इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सो यू वांट टू एक्सप्लेन द बिल कि IBC बिल क्या है, तो उसमें ना झट से अपना बनाओ, स्टेप्स बनाओ कि फॉर एग्जांपल स्टेप 1 क्या है कि ये आएंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, वो आपका एक प्लान बनाएंगे, प्लान फिर उसको मैनेजमेंट को रेफर किया जाएगा, मैनेजमेंट अगर मान जाएगी तो ठीक है, दैट विल बी द प्लान फॉर द रिकपरेशन ऑफ द कंपनी। अदरवाइज अगर वो चला जाता है तो इट विल बी रेफर टू द ये अपनी जो NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLTs एंड ऑल, तो उसको रेफर करेंगे, वो डिसीजन देगा, उसका वो हुआ, बेचा बाचा उसे, ऑक्शन वॉक्शन करके जो भी है, एंड खत्म। तो इसे अगर आप 3 ऐसे करके, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके प्रेजेंट कर देंगे ना, इट विल शो दैट यू हैव क्लैरिटी। ठीक है, तो एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स,
और वो जो अपना बिल्कुल बेस्ट हमेशा का मंत्रा रहता है, ट्राई टू डिस्कस वेरियस डायमेंशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, और इसे थोड़ा सा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि आपने मेंशन कर दी हैं ये सारी इवेंट्स लेकिन आपने उसे हाईलाइट नहीं किया कि देखो भाई मैंने चारों पांचों डायमेंशंस वो मेंशन करी हैं। सोशल अंडरलाइन करो, पॉलिटिकल अंडरलाइन करो, अंडरलाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी आपको इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक कोट कर रहे हो, कमेटी का नाम कोट कर रहे हो, इंटरनेशनल बॉडी का रिपोर्ट का नाम कोट कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट इट। ठीक है, वहाँ पे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंड। एग्जामिनर को एक दिन में बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती हैं एंड ही इज़ गेटिंग सम few $100 फॉर एवरी कॉपी ही चेक्स. He is not going to take the pains to read each and every word that you have written. So you have to take the pains to highlight the stuff that you want to highlight ki look, I know this is something important that I know and you must give me credit for that. तो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम्स बनाइए, करंट अफेयर्स से लिंक करिए, जो भी करंट अफेयर्स आपका चल रहा है उससे ज़रूर लिंक करिए। कुछ भी क्वेश्चन है ना, अगर कोई क्वेश्चन सोल्यूशन भी नहीं मांगता है, फॉर एग्जांपल सपोज आ जाता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, तो उस पर कुछ आ जाता है कि कमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, अगर वो सोल्यूशन नहीं भी मानता है ना, तो एंड में जो आप एक कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे, ट्राई टू शो योर ऑप्टिमिज्म, ट्राई टू शो योर पॉजिटिविटी, आप कुछ सोल्यूशन प्रपोज कर दीजिए। या कोई करंट अफेयर्स की कोई स्कीम हो, मुस्कान स्कीम थी जिसमें हमने बच्चों को, खोए हुए बच्चों को स्पॉट किया, उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचाया, तो कुछ कहीं ना कहीं मेंशन कर दीजिए, ट्राई टू लिंक विद करंट अफेयर्स। एथिक्स के पेपर की स्पेशली बात करते हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या हो जाता है, ये ना डिफ्रेंशिएटर हो जाता है। पेपर 1 2 3 ऑलमोस्ट ना सबको एक सिरे पे लाके खड़ा कर देते हैं सब ने, क्योंकि वही करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं, वही स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी होती हैं। जो एथिक्स वाला पेपर होता है ना, क्योंकि कुछ बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, तो जिन्होंने इग्नोर नहीं किया होता है ना, दे गेट द बेनिफिट हेयर। इसकी भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट अपनी जो थिंकर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गांधी जी, गांधी जी को यू कैन नेवर फॉरगेट। उनकी एक एक कोट, विमेन, कैरेक्टर, द कंट्री, द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, बीट काइंडनेस टूवर्ड्स एनिमल्स, उसे बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। यू कोट इट एनी वेयर एंड प्रोफ्यूजली कोट इट, नॉट ओनली इन एथिक्स पेपर बट GS 1 2 3 essay पेपर, गांधी जी, देन इन दैट ऑर्डर स्वामी विवेकानंद, आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला। मतलब मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की वो वाली जो पोएम है, वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द माइंड इज़ विदाउट फेयर, दैट इज़ एन एब्सोल्युटली लवली पोएम, और आप उसे ना कहीं भी कोट कर सकते हैं। इट शोज़ अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऐसे की किसी की एंडिंग करनी है ना, कोई भी टॉपिक है, विमेन एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है, कुछ भी है, see these are such lovely lines कि into that heaven O God, into that heaven of country O Lord, let my country awake, कि मतलब मेरी कंट्री को ऐसे स्वर्ग में you let it awake, तो दैट शोज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, और आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके की जो जनरल कोट्स हैं वो तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसे के बिल्कुल टॉपिक्स बना लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट। आई मीन जस्ट इमेजिन दिस टाइम आई चोज 2 टॉपिक्स, एक तो था रियलाइजेशन ऑफ मॉडर्न वुमेन इज अ मिथ, ठीक है, तो विमेन एम्पावरमेंट पे आ गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरा था एजुकेशन पे, द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज डिसाइडेड इन इट्स क्लासरूम्स, ठीक है, तो अगेन एजुकेशन से संबंधित आ गया। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको लिखना थोड़ा सा घुमा के है, उन्होंने घुमा के पूछा है ना, तो आप डायरेक्टली मतलब ऐसे मत कह देना कि डेस्टिनी ऑफ कंट्रीज डिसाइडेड इन इट्स क्लासरूम, देयरफॉर द फोकस इज ऑन एजुकेशन एंड लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। योर वर्डिंग शुड बी जहाँ पे बार बार यही वर्ड्स यूज हों, डेस्टिनी क्लासरूम, डेस्टिनी क्लासरूम, ठीक है, ताकि वो लगे कि द पर्सन इज नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक ऑफ द एसे। इस तरीके से करिए। एसे को आप 2 स्केल्स पे बिल्ड कर सकते हैं, वन इज द टेम्पोरल स्केल, the other is the dimensional scale, and it's not that they are exclusive, rather you have to use both of them. टेम्पोरल का मतलब आपको पता ही होगा, एंशियंट टाइम्स में ऐसे होता था, मेडिवल में ऐसे होता था, मॉडर्न टाइम्स में ऐसे होता है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा रेफरेंस देंगे। डिमेंशनल अगेन यू नो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ब्ला ब्ला ब्ला। ध्यान ये रखिए जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच मार रहे हैं, डोंट लूज द कनेक्टिविटी, डोंट लूज द फ्लो, ठीक है। इस तरीके से आई गिव एन एग्जांपल, यू कैन मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड फ्लो। पहली बात तो ना डायरेक्शंस देते चलिए एग्जामिनर को कि आप क्या करने वाले हैं। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखिए कि ओके, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, आई एम जस्ट कमिंग टू द बॉडी ऑफ द एसे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ
let us try to understand ये realization of modern woman is a myth के बारे में I'm saying. Let us try to understand who the modern woman is. ठीक है? So question answer format में you can say. So who is the modern woman? Then you answer it. What is it that she wants? Then you answer it. Why is it? Let us now explore. Why is it being said that realization of the modern woman is a myth? Then you explore those postulates कि क्यों myth है. Then you try to show your positive side. Oh, but it is all not so pessimistic and there is hope. ऐसा करके then you write the positive points कि ये सब myth क्यों नहीं है, क्यों possible है, क्यों संभव है, क्यों आप कह रहे हैं. तो question answers यूज़ करिए, डायरेक्शन देते जाइए एग्जामिनर को कि डिमेंशंस अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डिमेंशंस में ऐसे लिखिए कि लेट अस फर्स्ट एक्सप्लोर द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक को आप डिस्कस करिए. फिर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जाना चाहते हैं तो एकदम से एब्रप्टली मत मूव करिए. यू टेल देम. एग्जामिनर को मतलब ऐसा लगना चाहिए कि वो एक स्टोरी पढ़ रहा है. पढ़ते टाइम ना उसके माइंड पे कोई बर्डन नहीं आना चाहिए. और वहाँ पे प्लीज़ बेयर इन माइंड, लेट अस गिव द ड्यू क्रेडिट टू द इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन हु इज़ चेकिंग योर एग्जाम. डोंट ट्राई टू गो वर्बोस कि ऐसे ऐसे फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करो. कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. जितना सिंपल रखोगे ना, मतलब अगर आपको ऑब्स्टेकल वर्ड यूज़ करना है और डिफ़िकल्टी यूज़ करना है, आई वुड से कि डिफ़िकल्टी वर्ड यूज़ कर लो. कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल कि बंदे को जो कोई पढ़े ना ऐसे लगे बस पानी पी रहा है. ठीक है, उसके माइंड पे लोड नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है, उसे स्टोरी सी पढ़ रहा है इंसान. ठीक है, तो कनेक्टिविटी की बात करें तो आप ऐसे करेंगे. सोशल इश्यूज आपने ऊपर डिस्कस कर दिए. देन यू वुड से हैविंग डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशंस, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट. तो बंदे को पता चलना चाहिए कि शी इज़ नॉट जस्ट जंपिंग लाइक अ फ्रॉग, बट शी डज हैव अ प्लान, शी डज हैव अ स्ट्रक्चर टू हर एसे. ऐसे में बहुत सारी कोट्स वगैरह यूज़ करिए. दिस इज़ द एरिया वेर यू कैन प्ले अराउंड विद एफोरिज्म्स, विद मैक्सिम्स एंड प्रोवर्ब्स. ट्राई टू एंड द एसे ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. ठीक है, ये रियलाइजेशन ऑफ मॉडर्न वुमन इज़ अ मिथ था, ये मैंने एंड अल्टीमेटली ऐसे ही किया था कि ऑल्दो मतलब अनफॉर्चुनेट है कि हाँ वो रियलाइज़ नहीं कर पा रही है, बट द चेंज इज़ विजिबल और रियलाइज़ कर पाना पॉसिबल है. वी हैव सीन दैट. एंड में कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि व्हेन दे आर ट्राइंग टू एंड देयर ऐसे, तो दे ट्राई टू अगेन एम्फसाइज टू द एग्जामिनर कि देखो सर मैंने ये सब डिस्कस किया है. तो दे राइट कि सो we started with who the modern woman is, then we discussed what are the implications, social, political, economical, technological, of not empowering the women or empowering the women. मतलब वो जो जो उन्होंने किया है ना, जो जो उन्होंने टॉपिक्स कवर किए होंगे ऐसे में, वो सबकी दोबारा से समरी लिख देते हैं. दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल आइडिया, ऑल्दो आई डिडंट फॉलो इट बट आई लाइक इट, क्योंकि वहाँ पे आप दोबारा से ना एम्फसाइज करो कि देखो सर मैंने ये सब डिस्कस किया है. ठीक है, पॉजिटिव नोट पे एंड करिए. आजकल एक चलन है, लोग एनेक्डोट्स या स्टोरीज से भी करते हैं. ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं. बढ़िया सी स्टोरी. मैंने एक मॉक ऐसे लिखा था, उसमें मैंने थोड़ा एनेक्डोट से स्टार्ट करने की कोशिश की थी. द ऐसे वॉज अबाउट सॉफ्ट पावर, कि ओनली सॉफ्ट पावर इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अ कंट्री, कुछ ऐसा सा टॉपिक था. मैंने उसकी स्टार्टिंग की थी. आई रोट अ डेट, ईयर 1893, शिकागो, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट so it is the historic day on which Swami Vivekananda delivered a lecture at World Parliament of Religions in Chicago, and the whole world went berserk when he gave the speech. The clapping could not stop for like 5 minutes. कुछ ऐसा था. मैंने वो इंसिडेंट लिखा and then I said कि is it not the soft power that catapulted us to the position of जो जगत गुरु समथिंग कहते हैं नॉलेज में या स्पिरिचुअलिटी में, कुछ ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था. तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सी इंसिडेंट्स हो तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं. एक और मैंने इंसिडेंट याद कर रखा था. और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंसिडेंट्स, ये कोड्स, स्टैटिस्टिक्स, करंट अफेयर, ये सब आपको ना प्रिपेयर करना पड़ेगा. डोंट थिंक इट डजंट कम स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली. ठीक है, बहुत बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा. मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे ना उनकी बिल्कुल याद कर रखी थी कि इसको मैं स्टार्ट ऐसे करूँगी, इसको मैं एंड ऐसे करूँगी. एंड थैंकफुली फॉर मी उस दिन मॉर्निंग में 2 टॉपिक बिल्कुल बहुत अच्छे से उसके ऊपर 6-6, 7-7 कोट मॉर्निंग में ही रिवाइज की थी. एजुकेशन और वुमेन, क्योंकि ये सबके लिए हॉट फेवरेट टॉपिक है, हर साल ये आते ही हैं किसी ना किसी तरीके से ना घुमा फिरा के. तो वहाँ जाती बस मुझे मज़ा सा आ गया था. ठीक है, घुमा घुमा के लिखना है, थोड़ा सा डायरेक्टली वेमेन एम्पावरमेंट नहीं बोला है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट वेमेन एम्पावरमेंट, थोड़ा सा घुमा घुमा के लिखेंगे. तो वो सारी वर्ड्स बिल्कुल मज़ा सा आ गया था. ठीक है, कि हाँ अब तो मैं सारी उड़ेल दूँगी यहाँ पे जो भी याद कर रखा है. तो जो आपकी सारी कोर्स वगैरह होती है ना,
अपना ऐसे लिखने से पहले उसकी वो जो बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, एक छोटा सा पीछे 15 मिनट्स कम से कम लग जाते हैं, 15 मिनट्स में आप अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लीजिए कि मैं ये डिस्कस करूँगा। उसमें रफ शीट मिलती है, आज ही शीट में ना रफ शीट पे बना लीजिए, कीप रेफरिंग बैक टू इट कि अच्छा मुझे ये सेक्शंस करने हैं, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया। कनेक्टिविटी फ्लो आई हैव टोल्ड यू कि कनेक्ट कर करके लिखते जाना। और स्टोरी मैंने बता दिया है, पीपल यूज स्टोरीज। प्रोवर्ब्स वगैरह से भी स्टार्ट होते हैं, संस्कृत की प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं। मैंने अपना एजुकेशन वाला ऐसे ही स्टार्ट किया था, लिखा इंग्लिश में था बट संस्कृत वाले जो था या विद्या सा विमुक्ति, नॉलेज इज़ दैट लिबरेट्स, इस तरीके से था जो वो एजुकेशन वाला था। क्लासरूम डेस्टिनी क्रिएटेड समथिंग समथिंग, कहीं से भी स्टार्ट करिए, मतलब अगला बंदा एकदम ऐसे हो जाना चाहिए, हाँ शी नोज समथिंग, या पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ईजी सा है, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मतलब अगले बंदे को लोड ना लगे। एक और, अगर उसमें आप अपनी स्कीम्स वगैरह कोट करते हैं ना कुछ करंट अफेयर्स वगैरह से संबंधित, कि फॉर एग्जांपल वेमेन एम्पावरमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं, तो स्कीम्स को ना बस नाम मत डालते जाना कि फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज़ बीन लॉन्च्ड, या कॉमा कॉमा कर करके हमें जितना फिर वो जो प्री वाला ज्ञान होगा वो सारा एकदम से मत दिखा देना। कुछ भी जैसे स्कीम का नाम लिखो ना, या तो उसका ब्रैकेट में या फिर पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके ऐसे लिखो कि ये वाली स्कीम लॉन्च्ड फॉर ब्ला ब्ला पर्पस, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू इम्प्रूव द स्क्यूड सेक्स रेशो, ये मान के चलना कि वो परहैप्स एक इंग्लिश के प्रोफेसर होंगे जो आपका एग्जाम चेक कर रहे होंगे, उन्होंने इतनी स्कीम्स के नाम याद नहीं कर रखे होंगे, तो इट शुड नॉट कम एज अ लोड ऑन हिज माइंड कि मुझे तो नहीं पता ये क्या है, ठीक है। कोई भी इनिशिएटिव है, कुछ भी है, इनिशिएटिव करंट अफेयर्स कोई स्कीम प्रोग्राम का नाम लिखो तो ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख दो फॉर ब्ला ब्ला पर्पस। सॉरी, अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछो या प्लीज। मैम जैसे जो पिलर सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो मैम जब आपने मेंस की प्रिपरेशन करी थी तो इन्हें क्या साइमल्टेनियसली पढ़ा था या फिर जैसे इस डिवीजन में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स? हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसे अलग कर करके पढ़ा था। मैं एक साथ सारे नहीं पढ़ पाती, करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पे पढ़ती थी, और इसके अलावा मेरा जो सारा टाइम होता था ना वो डिवाइडेड होता था, 2 days फॉर ब्ला सब्जेक्ट, 2 days फॉर दिस सब्जेक्ट, तो मैंने ब्रेक कर करके पढ़ा था। ओके, तो मैम जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री पहले पढ़ा है फिर बाद में इकोनॉमिक्स कवर किया, तो उसमें हिस्ट्री का जो रिवीजन नहीं हुआ वो फिर कैसे? आर यू ट्राइंग टू से कि जो पहले पढ़ लिया है वो लेटर ऑन जाते जाते यू आर फॉरगेटिंग? यार उसका वो मल्टीपल रिविजन ही है, मतलब एक बार पढ़ लिया, ऑफ कोर्स हमेशा ऐसा ही होगा कि सबसे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर कुछ और, फिर कुछ और, तो पहले वाला ना भूलो, इसके लिए पहले वाले का दोबारा नंबर आना चाहिए, अगेन मतलब मल्टीपल रिविजन। ओके, एंड मैम वन मोर थिंग, लाइक अभी यहाँ पे वी हैव बुक, हैंडआउट्स एंड द क्लास नोट्स, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास, तो इससे क्या वी शुड मेक अ सिंगल नोटबुक ये तीनों का कंपाइल करके, या फिर कैसे वी शुड डू? मैंने कभी ऐसा कुछ कंपाइल नहीं किया, मैंने अलग अलग पढ़ लिया था, मतलब मेरे साथ ये वाली सिचुएशन सोशियोलॉजी में हुई थी जिसकी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्योंकि बाकी समय मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी तो कुछ हैंड आउट या कुछ अलग से था नहीं। सोशियोलॉजी में ये हुआ था कि जब हमारा टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन होता था तो समटाइम्स सर यूज टू गिव सम अदर एंगल कि इस एंगल से उसको डिस्कस किया जा सकता था, तो वो तो मेरी सेपरेट ही नोटबुक थी और वो उस तरीके से वहाँ पे लिखा रहता था। मैं पहले अपना सारा जो मेरे नोट्स थे वो पढ़ लेती थी, वो अलग से पढ़ लेती थी, मतलब मैंने तो अलग किया था। So then how should we start preparation for the writing answers for the mains in the beginning? Like we don't have the much knowledge about the subject in the starting of our preparation. So Right, what right. we should do? सी अभी तो फॉर एग्जाम्पल आप जिस स्टेज पे हैं, यू ऑल वुड हैव कवर्ड दी NCERTs, है ना, आपकी हो गई हैं, आपने क्लासरूम में भी किया होगा, आपको सभी टीचर्स ने अच्छे से कराया होगा। आई थिंक दिस नॉलेज इज गुड, दिस नॉलेज इज सफिशिएंट टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। But ma'am, but if I start answer writing today, so I don't remember that topic. For example, I'm writing the answer for an history topic, so I don't have that remember in my mind that time. दैट हैपन्स विद एवरीवन, जब तक रिवाइज नहीं किया होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं भी कोई सडनली अभी उठ के पूछ रहे कुछ, क्योंकि मैंने अभी इतने टाइम से रिवाइज नहीं किया है, तो आई विल फॉरगेट दैट। रिविजन वगैरह थोड़ा सा साइमल्टेनियस रखिए, जब भी अभी आपका फॉर एग्जांपल प्री ओवर हो जाएगा ना, अभी आपने सारी NCERTs अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी, उसके बाद यू स्टार्ट ऑफ विद योर आंसर राइटिंग। उस आंसर राइटिंग में आप जहाँ कहीं अटकते हैं ना, आपको लगता है कि जैसे हड़प्पा संस्कृति का ही कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फिर आपको याद नहीं है कोई स्टैटिस्टिक वगैरह, ठीक है, तो पेपर में इस चीज़ की भी हैबिट बना लेना, क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो क्वेश्चन ही सर के ऊपर से चला जाए, ठीक है, जो क्वेश्चन ही नहीं समझ आए। अब की बार क्रायोस्फीयर पे क्वेश्चन आ गया था,
ठीक है, तो इट्स नॉट दैट यू विल ऑलवेज नो द आंसर, देयर वुड बी टाइम्स व्हेन यू वुड नॉट नो द आंसर। ऐसे टाइम्स में ट्राई टू प्ले स्मार्ट। देखिए अगर वो स्टैटिक पोर्शन से है एंड यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द फैक्ट, दैट इज अ डिफरेंट इशू, दैट टेल्स यू दैट यू नीड टू गो फॉर अनदर रिविजन। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको पता ही नहीं है, उसका ना कुछ आसपास का उसके रेलेवेंट कुछ संबंधित लिख दीजिए, दैट वुड सफिस, एटलीस्ट यू विल गेट 1 or 2 मार्क्स एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। कहीं कहीं पे आप जो एक एक नंबर किसी दूसरे बच्चे से ज़्यादा निकाल पाएंगे ना, दैट इज़ अबाउट द होल जर्नी। क्रायोस्फीयर का क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करिए। लोगों को क्रायोस्फीयर समझ नहीं आया, कोई कुछ लिखा है, मतलब लोगों ने एक्चुअल में बिल्कुल महान आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, पढ़ने वाला खुश हो गया होगा, ही मस्ट हैव हैड अ हार्टी लाफ। तो थोड़ा सा ना हिंदी का उसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने इस बारे में हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ लिया था उन्हें समझ आ गया था, इट इज़ रिलेटेड टू आइस और स्नो वाला जो सारा सिस्टम होता है। हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट हार्डर। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी, एक्चुअल एग्जाम्पल जो आपकी बात हुई रियल लाइफ। एक क्वेश्चन आया था कि SC/ST से रिलेटेड 2 लॉज बताइए या 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनके वेलफेयर के रिलेटेड। ये जो 2 वर्ड्स है ना कि 2 इम्पॉर्टेंट, ये बहुत लोगों ने मिस किया था और लोगों में जितना ज्ञान था वो सारा उड़ेल के आए थे। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एंड पेसा एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट और सब कुछ, यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट। ठीक है, सिर्फ 2 लिखने थे, तो ध्यान देके पढ़ना क्वेश्चन। आपकी आंसर राइटिंग में चाहे आपके पास आधा 1 मिनट कम रह जाए, पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आया था, इट इज़ अ फनी इंसिडेंट। जो बच्चा मेरे पीछे बैठा था लड़का, क्वेश्चन आया था कि कम्युनलिज्म पे कुछ क्वेश्चन था, और पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज हाउ डज द फॉर्मर अफेक्ट द लेटर। ठीक है, हाँ, उस लड़के ने फॉर्मर का फार्मर पढ़ लिया। ठीक है, और वो जैसे ही पेपर खत्म हुआ वो मुझसे पूछ रहा है फार्मर कम्युनलिज्म कैसे करता है। देन आई वाज लाइक मैंने ही क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे पूरा क्वेश्चन मिस हो गया। तो कहता है कि ये रहा, तो देन आई सेड, मैंने कहा फॉर्मर लिखा है, एंड देन हिज आईज वर लाइक दिस। और उस लड़के ने, यू वांट इमेजिन, उसने कुछ कुछ स्टोरीज बना के एंड ही हैड एक्चुअली रिटन कि फार्मर कैसे कम्युनलिज्म करता है। So I told him कि okay, examiner would have some light moment when he read your answer। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रिलिमिनरी में भी कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया ना, ट्रस्ट मी, यू विल मतलब कर्स योरसेल्फ है कह रही थी, ओ गॉड ये तो मुझे आता था, मैंने इसमें नॉट नहीं पढ़ा, एंड नथिंग कैन बी वर्स देन दैट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ नॉट वॉट आता है ना, उसे तो एनसर्कल कर दीजिएगा कि जहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो या और कोई So ma'am, there are a few questions where India is put on a negative light, like where we are lagging behind in a particular sphere, and they directly ask a question on that. So how do we attempt that sort of a question where finding optimism becomes really difficult? आप उसमें ना देखिए, कहीं ना कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है। अब अगर हम इसी में कह दें कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह है, जो जेंडर डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम अपना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम यूटिलाइज कर लें तो हम सुपर पावर बन जाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं वही हमारे लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो येस, यू राइट ऑल द नेगेटिव फैक्ट्स पहले कि हाँ ऐसा हो रहा है, हमने जो अपना लेटेस्ट स्कीम लॉन्च की है उसमें भी कुछ बहुत बेहतर नतीजे नहीं आए हैं। स्टैटिस्टिक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल उसमें मैंने याद किया था कि हमने पता नहीं स्किल डेवलपमेंट वाले में इतने कुछ 6-7 लाख लोगों को कुछ ट्रेनिंग कराई है, उसमें सिर्फ 25% लोगों की जॉब लगी थी। तो स्टैटिस्टिक वगैरह याद कर लीजिए, दैट एड्स वेट टू योर आंसर। ये सब लिखने के बाद इन द एंड ना और कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता ना, तो खुद से सोल्यूशंस प्रपोज कर दीजिए। ठीक है, एंड द वेज टू टैकल अबव प्रॉब्लम्स इज ब्ला ब्ला ब्ला, टिक 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 करके 2-3 पॉइंट भी डाल दोगे तो दैट विल गिव अ पॉजिटिव ट्विस्ट टू इट। इसी में स्किल डेवलपमेंट वाले में फॉर एग्जांपल हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वी नो दैट। The good part is that we have started it, the bad part is that it is not performing up to the mark. But again, another good part is that on real time basis, we are taking note of the developments and we are self-correcting. ठीक है, अभी हमने जर्मनी के साथ एक वो किया है, टाई अप किया है, जहाँ पे हम एकेडमिक्स प्लस जो एक्चुअल की ट्रेनिंग रहती है ना, वोकेशनल, वो दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो
तो कहीं ना कहीं ट्राई टू फाइंड सम पॉजिटिव एस्पेक्ट, आपको मिल जाएगा, हर चीज़ में मिल जाएगा। हाँ, इंटरव्यू का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इंटरव्यू के लिए पहली बात, मुझे ज़्यादा डर या घबराहट नहीं थी। आई हैव वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर 9 years एंड फेस्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़। तो एक वो हेजिटेशन मुझे नहीं थी। बहुत सारे बच्चों को होती है, ठीक है, क्योंकि आप सब यू आर यंग और बहुत सारे अपना परहैप्स फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ योर लाइफ यू वुड बी फेसिंग। तो थोड़ा मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। मॉक इंटरव्यू की जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, डेफ अपने सामने रखिए और उसमें से मैं कहती हूँ 1000 क्वेश्चंस बना लीजिए, ठीक है। आपके डेफ में ना ईच एंड एवरी पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, बनाया जा सकता है। ये वाली ट्रिक आपको एकदम से शुरुआत में नहीं आएगी। मैं भी अपना डेफ देख के मुझे नहीं पता चलता था कि कितने क्वेश्चन होंगे। व्हेन आई गेव द मॉक टेस्ट, नो मॉक इंटरव्यूज़, तब पता चलता गया, ठीक है। हरियाणा वर्ड है, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू हरियाणा। हरियाणा नाम कैसे पड़ा, हरियाणा की स्टेट की पूरी हिस्ट्री क्या है, कब बना, कैसे परफॉर्म कर रहा है विज़ावी अदर स्टेट्स। क्वेश्चन पूछ लेंगे पंजाब से हरियाणा निकला है तो हैज़ इट बीन अ गुड डेवलपमेंट, पंजाब आगे है या हरियाणा आगे है, जो पार्टीशन हुआ था तुम्हें लगता है ये ठीक है, ऐसे करते गए तो पूरा देश और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस। पहले तो जितने हद हमारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं ना, आप उतने क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा, देन ट्राई टू फाइंड देयर आंसर्स। और वो आंसर फाइंडिंग में आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग, योर डिस्कशंस विद योर फ्रेंड्स एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वेयर यू गो, दे विल टेल यू द आंसर्स। खासकर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के, देखिए कुछ टॉपिक बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। आफ्सपा एक्ट, जम्मू कश्मीर इशू, और कौन से हैं, जैसे रेप केस में हम अभी 12 years वाले के लिए मौत की सज़ा लेके आ रहे हैं, ठीक है। नक्सलिज्म वाली जो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें अगेन गवर्नमेंट वगैरह, रिजर्वेशन, तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इन पे अच्छी खासी राय बना लीजिएगा। और राय बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, राय कोई भी बनाइए, ठीक है। उस राय को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स वो तैयार कर लीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इंटरव्यू रूम में आप डिलीवरी करोगे ना, व्हेन देयर विल बी डिलीवरी ऑफ योर आंसर्स, आप अंदर से उस चीज़ को महसूस करिए, ठीक है, कि आप जो बोल रहे हैं आप उसे अंदर से फील करके बोलिए। वो आपके चेहरे पे दिखता है। वही स्टेटमेंट एक मैं बोलूँ, वही स्टेटमेंट एक दूसरा बंदा बोले जो उसे अंदर से महसूस नहीं करता है, देयर विल बी कन्विक्शन ऑन माई फेस एंड देयर विल बी नो कन्विक्शन ऑन हिज फेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट मैटर्स एंड द अदर इज दैट डिलीवरी मैटर्स। जो भी चीज़ बोले, आई बिलोंग टू हम्बल सा फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। तो शुरुआत में मेरे लिए इंपॉर्टेंट था फाइनेंशियली स्टेबल होना, सिक्योर होना, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये मेरी इंपॉर्टेंट नीड थी। इस नीड के साथ जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब की शुरुआत की तो शुरुआत में बहुत खुशी मिलती थी, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और एट द एंड ऑफ द मंथ मैं पापा को पैसे भेज पाती थी। आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। धीरे धीरे जब वो वाली नीड सेटिस्फाई हो गई, कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई, और लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग भी शुरुआत के फेज़ में बहुत ज़्यादा होती है। जब आप बिल्कुल फ्रॉम ब्लैंक स्लेट स्टार्ट करते हो, डू नॉट नो एनीथिंग, सब कुछ नया नया लग रहा था, बहुत लर्निंग होती थी। आई वाज लर्निंग अ लॉट इन माय प्रोफाइल, आई हैड अ फाइनेंस प्रोफाइल, बिजनेस प्लानिंग एंड एनालिसिस, सो द होल डे आई यूज्ड टू प्ले विद नंबर्स का मतलब इट यूज्ड टू बी एन इंटरेस्टिंग प्रोफाइल। धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया था, एकदम ऐसा लगने लगा था कि पैसे के लिए ज़िंदगी जा रही है। सुबह उठो, नहा धो के ऑफिस जाओ, रात को 9 या 10 बजे वापस आती थी। आई हैड अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। बेटे के साथ भी तब भी कम ही टाइम मिलता था, बट एटलीस्ट वीकेंड्स पे मिल जाता था जब मैं जॉब कर रही थी। तो एक बहुत तगड़ी वाली डिससेटिस्फैक्शन आने लग गई थी। कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि शायद इससे अच्छा तो गवर्नमेंट जॉब ही कर लेते, कम से कम थोड़ी शांति की होगी, यहाँ पे तो बहुत मगजमारी भी बहुत है। कहीं कहीं ये लगने लग गया था, एंड आई डिडंट यूज टू फील हैप्पी, और आई डिडंट यूज टू फील कि आई एम लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। फिर थोड़ा सा प्रेसिपिटेटिंग सा इवेंट हो गया, वो टीना डाबी वाला रिजल्ट आया था। मेरे भाई ने वो देख दाख कि अच्छा बेटा लड़की ने टॉप किया एंड ऑल, ही समहाउ पिक्चर्ड मी इन दैट फ्रेम, और उसने मेरा फॉर्म भर दिया था जो 2016 वाला था, जिसने मुझे कन्विंस किया छोड़ दे जॉब, क्या रखा है। एनी विच वेज मुझे इतने पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी, आई हैड अ गुड पेइंग जॉब, पर फिर मुझे ये लगता था कि जितना एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए है, मैं कमाती हूँ, हस्बैंड का भी आ जाता है बिजनेस से, तो वो सफिशेंट रहेगा, थोड़ी नॉर्मल लाइफ भी जी लूँगी। तो फाइनली मामा जी ने भी बहुत कन्विंस किया, पापा ने किया, एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, दैट्स इट, आई डोंट वांट टू गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब अगैन इन माय लाइफ। बैकअप ऑप्शन ये था कि कुछ नहीं होगा तो आई स्टार्ट टीचिंग। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को जनरली बहुत अच्छा समझ आता है। थ्रू आउट माई करियर नहीं, थ्रू आउट माई लाइफ, लाइक आई हैव टॉट स्टूडेंट्स। मैं अपना स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको पढ़ाती थी। तो एक बैकअप ऑप्शन तैयार था,
कि मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगी। और कहीं ना कहीं ये था कि चलो 2 अटेम्प्ट तो बचे हैं अभी, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वो वाली स्टेज भी आ गई थी कि अगर मैंने उस टाइम पे जॉब नहीं छोड़ी थी, देन आई वुड हैव टू सिंपली फॉरगेट अबाउट दिस ड्रीम ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज ऐसा लगता था कि क्वाइट फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ आप कर सकते हो, बहुत मौके होंगे आपके पास समाज को बेटर करने के लिए एंड ऑल। तो इस तरीके से बहुत सारे थोड़े थोड़े से थे पॉइंट्स विच गेव मी मोटिवेशन एंड आई डिड दैट। थैंक यू। Any other thing? It was lovely interacting with all you people with enthusiastic faces and hopes and aspirations. All the very best to all of you from the bottom of my heart. अच्छे से जाना तो फुल कॉन्फिडेंट होके जाना, कभी लो भी फील करो तो समझ लेना सभी की लाइफ में होता है, ठीक है। जो आज के दिन अनुदीप प्रॉपर बैठा है ना, उसकी लाइफ में भी बड़े लोग आए, सभी की लाइफ में होते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंटली जाना, खुश खुश जाना, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर फैमिली प्राउड, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब सिविल सर्वेंट बन जाओ ना, तो जिस मकसद के साथ शुरुआत की होगी, आई एम श्योर कोई ऐसे तो कर नहीं रहा होगा कि अच्छी खासा रॉब मिलेगा, रॉब वाली रॉब मिलेगा, ठीक है। तो वो वाला जज्बा रखना सर्विस का, समाज की सेवा का।